तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यहाँ पर आ चुके थे ली टाइक्सवान। काफ़ी गुस्से में भी थे क्योंकि उनकी बेटी को चोट लगा था। अब आगे और यार अपन संडे को मैं पोल क्रिएट करता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा क्रिसमस की छुट्टी होने वाली है, तो ऑफिस वाले तुमको पता है सोचते हैं कि अभी पूरा ही काम करा लूँ। मतलब छुट्टी तो नहीं हो रही मेरी, लेकिन यूएस वाले बंदों की छुट्टी रहेगी ना, तो समझ सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो ली टाइक्सवान का वो पंच था, उसकी वजह से स्लॉटर डेविल किंग ऑफ सिन काफी पीछे जाकर के गिरा था। इधर टाइक्सवान को काउंटर करने के लिए नहीं अपने पूरा स्ट्रेंथ लगा देता क्योंकि उसे एक थ्रेट फील हो रहा था टाइक्सवान से। पूरा जो ब्लेड की एनर्जी थी ना, ये पूरा उसमें डाल देता है। लाइफ स्लॉटरिंग आर्ट जो भी ये टेक्निक थी, और अटैक काफी पावरफुल। लीलो भी इस अटैक को देखकर सीरियस हो जाता है, लेकिन ली टाइक्सवान बस हंसते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट फैशन में आगे बढ़ते हैं। लीलो की तरफ एक लुक देते कि देख बेटे, अब तुझे दिखाता हूँ असली पावर 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट का, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यानी कि मैं इस रास्ते पे तुमसे थोड़ा आगे चला हूँ। इनके पीछे में ना 3 मिस्टीरियस छोटे छोटे वर्ल्ड की ऑरा दिखती। ये बेसिकली इनके रेजोनेंट पैलेसेस थे। पहला का जो कलर था वायलेट गोल्ड कलर था और ड्रैकोनिक ऑरा थी। सेकंड वन जो था वो सन के समान दिख रहा था और इतना हॉट था कि छोड़ ही दो। थर्ड जो रेजोनेंस था ब्लैक होल, मतलब उसमें लाइट थी ही नहीं, और तीनों अपर 9th ग्रेड के थे। ऊपर में वो इनका हेवनली ट्रांसेंडेंट थ्रोन प्रकट होता, उसके अंदर मानो एक डिविनिटी का पावर था, अथॉरिटी का पावर। लीलो ध्यान से देख रहा था अपने पिताजी के इस रेजोनेंस पावर जो था हेवनली ट्रांसेंडेंट ऑरा की तरफ। एक स्ट्रेंज फिनोमेनन ये फील करता और हैरान था क्योंकि जो हेवनली ड्रैगन था ना, उसके अंदर एक वायलेट गोल्ड कलर का डिवाइन ऑर्ब दिखता, कुछ सर्कुलर फॉर्म में जैसा हम ऑर्ब बोलते हैं, जिसके अंदर पावर ऑफ अथॉरिटी था। अंदर में कोई बैठा हुआ था जो कि ली टाइक्सवान के जैसा ही दिख रहा था, मतलब बहुत छोटा सा। तो लीलो को समझ में आता ये हेवनली ड्रैगन की अथॉरिटी है। ये पावर बस हेवनली एम्परर यूज करते हैं। लीलो प्रोड्यूस कर पाता था अथॉरिटी क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो था, जिससे ये फ्यूज कर पाता था बाकी रेजोनेंसेस को और प्रोड्यूस कर पाता था। अब लीलो को समझ में आता इसीलिए 9th ग्रेड के जो ट्रांसेंडेंट होते हैं ना, वो हेवनली एम्परर को चैलेंज कर पाते हैं। तो देखो लीलो, क्योंकि देखो पहले से ही जब 8th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट था, तभी ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को यूज करके सुप्रीम 9th ग्रेड बना पाता था। हालांकि वो परमानेंट नहीं था और इनका भी टाइक्सवान का भी परमानेंट नहीं था ये अथॉरिटी। इसके पिताजी का जो अथॉरिटी था वो डिवाइन एनर्जी से सपोर्टेड था, और ये सोचता अगर मैं रहता इनकी जगह, क्योंकि मेरे पास 5 रेजोनेंसेस है, तो मेरा अथॉरिटी लंबे समय तक रह सकता है और लीलो उस स्टेट में लंबे समय तक रह सकता है। इसको समझ में आता कि 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट तो बन चुका है, लेकिन इसकी जो समझ है ये अभी उतनी नहीं है जितनी कि इसके पिताजी की है। तो फिलहाल टाइक्सवान का हेवनली ड्रैगन शेप लेता है। कह सकते हो ना कि ली टाइक्सवान बहुत क्लोज थे इस समय हेवनली एम्परर के। अगर थोड़ा सा पावर लेवल ऊपर चला गया तो ये जो रूल है वर्ल्ड का कि 10 साल तक हेवनली एम्परर एंटर नहीं कर सकता, वो भी इन पर लग सकता था। लिन शुआंग इधर देखती है तो हेवनली ड्रैगन अथॉरिटी है। इसको समझ में आता कि जितने भी 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है, ये बंदा बहुत आगे है। टाइक्सवान की आंखों में कलिंग इंटेंट था। फीस्ट बनाते हैं और इस ऑरा को कंडेंस करके सामने की तरफ पंच कर देते हैं और बोलते हैं देखो बेटे ध्यान से, ये जो मेरा फिस्ट है ना, ये हेवनली एम्परर्स को चैलेंज कर सकता है, और नाम लेते हैं ये ट्रांसेंडेंट आर्ट ब्रिलियंट हेवन एम्परर स्लेइंग फिस्ट। लीलो को भी समझ में आता है कि ये पावर चैलेंज कर सकता है क्योंकि जो ऑरा ये फील करता है, जहां से भी एनर्जी गुजरती थी ना, मानो वहां पर ब्लैक होल जैसी कुछ ऑरा क्रिएट हो जाती थी। तो ये जो अटैक था ना, स्लॉटर डेविल किंग ऑफ सीन के जो सी ऑफ ब्लड उसने बना के अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, उससे टकराता है और इजीली उसको पल्वराइज्ड करके, मतलब फोड़ फाड़ करके स्लॉटर डेविल किंग के सीधा चेस्ट से जाके टकराता है और उसकी स्लॉटर एनर्जी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब भाई देखो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग था, तो रेजिस्ट तो कर जाता है धीरे धीरे। बॉडी इसकी खत्म हो चुकी, हाथ पैर टूट टाट चुके थे एकदम, क्योंकि देखो बंदा ये अदर किंग है तो इनकी तो वाइटलिटी का एक रहता है कि ज्यादा है, लेकिन ये रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। फिर भी अपने मुंह को खोल, इसकी जीभ ना मानो बड़ी होती जाती है, जैसे कि अपने जिरायासन से कुछ तो करते थे ना जीभ के साथ, समझ लो कुछ वैसा करता है। बाकी अदर वंस को सेक्रीफाइस करके अपने को ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लिंगजिंग वहां प्रकट होती क्योंकि इस समय वो इंजर्ड था। लोग हैरान हो जाते कि ये बंदी क्या कर रही है। अब लिल्लू सोचता है ये इसको मारने जा रही है, कहीं लिंगजिंग का कॉन्शियसनेस अभी भी बचा है क्या। इधर लिंगजिंग अपने स्टाफ से इसको फोड़ फाड़ देती है, उसका जो खोपड़ी उपड़ी था, और इसके स्लॉटर ऑरा को डिफोर कर जाती है। लिंगजिंग की ऑरा और बढ़ जाती है। अब देखो शैडो वर्ल्ड कुछ नहीं कर सकता था फिलहाल, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था ये ना हेवनली एम्परर के नीचे अपना स्लॉटर, वो भी जा चुका था। लेकिन लीलू ऑब्जर्व कर रहा था लिंगजिंग को, सबसे बड़ी खतरा ये बंदी है अभी। तो इसका जो निर्वाणा की ऑरा थी ना और इंटेंस हो जाती है, और टाइक्सवान देखते और बोलते ये जो है ना बंदी, ये वेसल बन चुकी है निर्वाणा रेजोनेंस के लिए। लीलू बताते इसका नाम लिंगजिंग है और ये आंटी यून की भतीजी है। टाइक्सवान बोलते हैं वो लिटिल यून की भतीजी। फिर बोलते इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, मतलब ये कंट्रोल्ड हो चुकी है, पपेट बन चुकी है। लीलू काफी निराश फील करता है और फिर ये बताते लीलू को, जानते हो उसने स्लॉटर को पावरफुल पहले क्यों होने दिया, ताकि ये उसे बाद में डिवोर कर सके। लेकिन अच्छी बात ये थी कि स्लॉटर की ज्यादातर सोर्स ओरिजिन एनर्जी मैंने क्रिपल्ड कर दी थी, मतलब खत्म कर दी थी। जितना इसने सोचा था उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी, हमें मिलकर इससे डील करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद तुम इसे बचाना चाहते हो तो हम इसको सील कर सकते हैं। अब ये दोनों एक्शन लेने ही वाले। अभी स्पिरिचुअल रेजोनेंस से एक दहाड़ की आवाज आती है
और जो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेस था ना वो अपने आप बाहर आने लगता है स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव को छोड़ के। लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये टाइग्जवान बोलते हैं लिटिल लो उस रेजोनेंस को पकड़ लो, मैं इस बंदी को रोकता हूँ। ये लिंगजिंग की तरफ पढ़ते हैं। लिलो एक अपना ड्रैगन क्लॉ प्रकट करता है इस चीज को पकड़ने के लिए और पकड़ भी लेता है। होने ही वाला था लेकिन विदरिंग जो रेजोनेंस था ना उसमें वो पार्ट इसके क्लॉज को ना डी इंटीग्रेट करने लगता है, डिसइंटीग्रेट करने गलाने लगता है। लिलो का एक्सप्रेशन बदलता है क्योंकि अब ये रेजोनेंस फिर से इसके हाथ से फ्री हो चुका था। मतलब इसने एक ड्रैगन क्लॉ वाली ऑरा मैनिफेस्ट की थी और उसको पकड़ा था, लेकिन उस ऑरा ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था जो इसने क्लॉ अटैक बनाया था। और फिर रेजोनेंस वो गायब हो जाता है। टाइग्जवान अब लिंगजिंग को अटैक करना रोक देते हैं और उनका एक्सप्रेशन अगली हो जाता है। ये बंदी बस ऐसा हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ में वही रेजोनेंस आ जाता है, वो डिवाइन फ्रूट। मानो ये इसकी ओनर हो, कुछ वैसा फील होता है। लोग एकदम शांत हो जाते हैं। जो लोग पहले खुश हो रहे थे जैसे कि वांग वगैरह, उनका भी एक्सप्रेशन बदल चुका था। ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि देखो यार इस बैटल के लिए बहुत लंबा प्राइस पे किया था इन लोगों ने। एक तो बहुत सारे योद्धा मारे गए थे। इधर ली टाइग्जवान एक पंच मारता है, लिंगजिंग की तरफ पड़ता है। लीलो इस दौरान मेरी रेजोनेंस ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और जो ब्लाइंड स्पॉट था ना, थंडर एनर्जी का एक फोकस था उस इसके स्वॉर्ड एनर्जी में, वो पड़ता है। लेकिन बंदी का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। ये क्या करती है ना, वो जो डिवाइन फ्रूट था इसके हाथों में यानी विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेस, उसके पावर को यूज करती है। उसमें से अथॉरिटी का पावर निकलता जो कि डीके का पावर था यानी विदरिंग मतलब जो गला देता है, वो ली टाइग्जवान के अटैक को काउंटर करके खत्म कर देता है। लीलू की साइड और बढ़ती है ग्रोथ वाली लाइफ और, जिससे कि एक बैरियर बन जाता है लीलू का जो अटैक आ रहा था। तो इतने सारे डिफेंसेस को तोड़ते तोड़ते ना लीलू का भी स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो जाता। सब लोग हैरान थे कि वांग जेनलिन वांग की ये बंदी डिवाइन फ्रूट के ऑरा को कंट्रोल कर पा रही है, मानो ये ओनर हो। इधर ये जो डिवाइन फ्रूट था ना उस पर थोड़े थोड़े ब्लैक रून्स भी दिखने लगते हैं। पहले इसका नॉर्मली कलर है ग्रीनिश येलो कलर, इस फ्रूट के एकदम अंदर से आ रहे हैं, मानो ये सड़ चुका है, इसके अंदर एविल हो रहा हो। लीलो भी समझ जाता है कि इसके अंदर जो है ना ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन है, मतलब जिससे कि वो सेक्ट मास्टर ने बैटल किया था बहुत पहले। तो वैसे भी ये इनके काम का नहीं था। तो टाइग्जवान तो गेस कर लेते हैं और बताते हैं कि जब बैटल हुआ होगा सेक्ट मास्टर का ओरिजिन ऑफ करप्शन से, तो उसी समय ये रेजोनेंस करप्ट हो गया था। बस ऐसा नहीं कि बस निर्वाणा रेजोनेंस उस समय करप्ट हुआ था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन था ना हेवनली एम्परर ज़ियांग के पास तो पहुंचा ही था और अब तो ली टाइग्जवान वगैरह के पास भी पहुंच चुका था। लीलू का एक्सप्रेशन एकदम भद्दा था और टाइग्जवान बोलते हैं इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि ये जो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेस था ना, इसको बस ये छिपा नहीं रहा था, मतलब स्पिरिचुअल रेजोनेंस के उसको सील करके रखा हुआ था बेसिकली, क्योंकि ये करप्टेड था। और लीलू को अब समझ में आ जाता है क्योंकि इस बंदी के अंदर ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन की हो रहा है। निर्वाणा रेजोनेंस क्योंकि करप्टेड है यानी लिंगजिंग के अंदर, इसलिए ये उसकी तरफ चला गया और ये उसे यूज कर पा रही थी। बट लीलू बोलता कुछ भी हो जाए लेकिन हम करप्टेड है लेकिन इस बंदी के हाथ में नहीं रहने दे सकते। लेकिन टाइग्जवान बोलते हैं ये बहुत कठिन होगा, मुझे नहीं लगता कि हम इसे ले पाएंगे, क्योंकि इस बंदी के अंदर से जो ऑरा आ रही थी ना गजब लेवल पे थी। अथॉरिटी का पावर बहुत बढ़ चुका था। ये इस समय ली टाइग्जवान के लेवल पे पहुंच चुकी थी और जो अथॉरिटी का पावर था जो इन लोगों ने सेट किया था ना हेवनली एम्परर ज़ियांग ने, वो प्रकट होता है। बेसिकली इस बंदी की ऑरा बढ़ रही थी, हेवनली एम्परर के करीब जा रही थी और इसका स्ट्रेंथ को सप्रेस करने को देख रहा था ये ऑरा। और कहीं ना ये लीलू और ली टाइग्जवान पर अटैक करने वाली थी, सीधा सीधा ये था। और इस दौरान ये क्या करती, ये जो ऑरा इसको सप्रेस करने को देख रहा था उससे काउंटर करती साइगेंटिक पैरासोल बना करके जो आसमान से इसके ऊपर प्रेशर आ रहा था। एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में मानो ये वांग हैरान होते कि इस बंदी ने एडिक्ट को ब्लॉक कर दिया। और किससे ब्लॉक किया? तो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेस से। मतलब आप रूल को ही तोड़ दे रहे हो, जो रूल बनाया गया था यहाँ पर। और की वांग बोलते हैं कि ये मेथड तो लेजेंडरी सेक्ट मास्टर का ही हो सकता है और इस बंदी को उसको यूज करने भी आ रहा है। तो अब इसका पावर उस लेवल पे है, ये एक सेपरेट स्पेस क्रिएट कर चुके, तो ली टाइग्जवान और लीलू को क्रश कर सकती है। तो और कोई हेवनली एम्परर यहाँ पर आ भी नहीं सकता। अब लिंगजिंग एक हैंड सील बनाती और उसके पावर को यूज करती है विदरिंग एंड फ्लरिशिंग अथॉरिटी को। इसका टिप पर ये पावर इकट्ठा होता है, एक लिक्विड जैसा कुछ तो बन। और ली टाइग्जवान बोलते हैं ये विदरिंग एंड फ्लरिशिंग का डिकेइंग लिक्विड है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली इसको यूज करती थी लेजेंडरी सेक्ट मास्टर ग्रैंड डेविल किंग्स को एनहाइलेट करने के लिए, मतलब खत्म कर देने के लिए। हालांकि लिंगजिंग उतना लिक्विड इकट्ठा नहीं कर सकती थी, बट फिर भी लीलू वगैरह भी थोड़ी उतने स्ट्रॉन्ग है। और टाइग्जवान बोलते हैं तुम्हारी ये कजिन हमको परेशान करने वाली आगे। लीलू बोलता है ये तो पापा आपको भी पता पपेट बन चुकी है, ये वो कजिन नहीं जिसे मैं जानता था। और लीलू कहता है अगर थोड़ी भी अगर उम्मीद है ना तो मैं इसे बचाना चाहूंगा। टाइग्जवान बोलते हैं पहले यहाँ से तो बचना पड़ेगा, बाद में आगे काम सोच सकते हैं। तो ये लिक्विड इनकी तरफ बढ़ता है। टाइग्जवान इधर अपने हेवनली ट्रांसेंडेंट थ्रोन को यूज करते, वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी के ना डिफेंसेस बनाने लगते और फुल पावर यूज करते हैं अपने वो हेवनली एम्परर स्लेइंग फिस्ट के। तो ये जब अटैक टकराता है उस लिक्विड से ना, तो इनका अटैक धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि देखो हेवनली एम्परर को टारगेट करना सही है, लेकिन डिवाइन फ्रूट रेजोनेंस मतलब कि डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर के आसपास का पावर समझ सकते हो। हालांकि ये बंदे उस लेवल पे यूज नहीं कर सकती, बट फिर भी उसमें डिवाइन हो रहा है। अब
अब ली टाइग्स वन इसे काउंटर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, तो लीलू बोलता है ओल्ड मैन मुझे हेल्प करने दीजिए। तो ये अपने एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को प्रकट कर फायर कॉल्ड्रन बीच में चमकता है, यानी कि ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम। क्योंकि देखो ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम की एक ताकत है, वो किसी भी चीज को रिफाइन कर सकता है जो कि इस दुनिया में मौजूद हो। तो एक सी ऑफ फ्लेम्स बना देता है जो कि इस लिक्विड की तरफ पड़ता है। और कमाल की बात ये थी ना कि अब ये जो लिक्विड था ना ये पीछे हटने लगा। टाइग्स वन तारीफ कर दे, वाह बेटे मानना पड़ेगा, नॉट बैड। लेकिन ली लेंगजिंग भाई इस अपॉर्चुनिटी को जाने तो नहीं देना चाहती थी। उसके पास अब ये भी एक पावर था निर्वाणा रेजोनेंस का अथॉरिटी का। तो ये अब ब्लैक ऑरा को इकट्ठा करती, ब्लैक साइथ बना देती, मतलब तलवार जैसा कुछ। मैं निर्वाणा की औरत थी जिसे ये आगे बढ़ाती। जैसे इसे ये स्विंग करने वाली थी ना तभी एक पिलर ऑफ लाइट इसकी तरफ पड़ती। जियांग किंग थी जो कि आ चुकी थी और उसका लुक इस समय कातिल था एकदम। सैक्रेड फ्लेम्स की औरत थी ये। देखो लीलू और ली टाइग्स वन की मदद भी नहीं करती, लिंगजिंग को अटैक भी नहीं करती। इसका टारगेट था वो पैरासोल, जिससे कि वो बंदी अपने को प्रोटेक्ट कर रही थी ना, वो जो और ऊपर से रूल वाली और जो ब्लॉक कर। और देखो ये 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट नहीं थी, लेकिन इसका लाइट सोर्स एनर्जी आपको पता है कितना प्योर है। सबको पता है कि ये वही बंदी है जो कि क्वासी 10th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस के साथ है। सबको मतलब जो बड़े लोग लेवल के लोग हैं। ये अपने सैक्रेड फ्लेम्स को यूज करती है और विदरिंग ग्लोरी अथॉरिटी था ना जो कि एक पैरासोल बना के था, एक डिफेंस बना के था लिंगजिंग के लिए, उसे एक प्यूरिफाई करने लगा और कहती है मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी और हेवनली एम्परर एडिक्ट तुम्हारे पे लगेगा। तो लिंगजिंग अब रुक जाती। किसी को लगा नहीं था कि जियांग किंग मतलब थ्रेटन कर सकती है, डरा सकती है लिंगजिंग, और लिंगजिंग पीछे हटने लगती है। वॉइड ऑफ डार्कनेस में धीरे धीरे गायब होने लगता है। बहुत सारे ओरिजिन रिवर्सन के एक्सपर्ट भी इसके साथ निकल जाते, लेकिन जाते जाते एक भारी आवाज में एक शब्द कुछ कह जाती है कि लाइट तुम्हारा अंत भी बहुत करीब है। तो बाकी जो अदर वंस भाग रहे थे या जो भी सोल्जर्स थे ना, उन्हें अपने वाले जो एक्सपर्ट्स थे मारने को देखते, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई बैटल होगा तो थोड़ा तो भार कम हो ही जाएगा। लीलू और ली टाइग्स वन इस दौरान नीचे लैंड करते। अब जियांग किंग की बॉडी से जो डेजलिंग लाइट निकल रही थी ना धीरे धीरे शांत हो जाती। अब टाइग्स वन काफी खुश थे और बात अच्छे से करते हैं कि तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा लिटिल जियांग, तुम लोग काफी बड़े हो गए हो। लीलू मजे लेता है कि आपको पता है ना आप 10 साल से ज्यादा से जा चुके हो, तो ऑब्वियसली हम बड़े तो हो ही जाएंगे। टाइग्स वन खांसते और बोलते हैं अरे ताकि तुम लोग इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बन सको, देखो अभी कितना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। जियांग किंग इस दौरान फिर से डैड कह के बुलाती है और टाइग्स वन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर टाइग्स वन कहते हैं देखा तुमने, लीलू को बोलते हैं कि मैंने कितना अच्छा एंगेजमेंट तुम्हारा कराया। अब इस दौरान ली टाइग्स वन और जियांग किंग की आंखें मिलती है और जियांग किंग ना पुरानी मेमोरीज को याद करती, क्या मजा आता था बचपन में। इस दौरान ये लोग अपनी बातें कर रहे थे तभी उधर से आवाज आती गालियों की। ली टाइग्स वन को कोई गाली दे रहा था कि हम सालों से नहीं मिले, मुझे तो लगा तुम नोबल बैटलफील्ड में मर चुके हो। और ये थे ऑक्स पायो पायो, क्योंकि देखो ली टाइग्स वन और टांटाइलन जब निकले थे हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट से तो इनके साथ एक ही बंदा था और वो थे ऑक्स पायो पायो। ठीक है अभी ली टाइग्स वन पावर लेवल में बहुत ऊपर है, लेकिन अभी भी वही बॉन्डिंग थी, वही रेस्पेक्ट। और मतलब लिटिल यून को भी ये साथ में देखते हैं, यानी कि आंटी यून को, और बोलते तुम इसके प्यार में गिर गई। इस तरह आनयून जो थी मतलब लीरो यून थोड़ा शर्मा आ जाती है और इन्हें एल्डर ब्रदर टाइग्स वन कह के बुलाती है। टाइग्स वन भी कहते हैं कि तुम भी बड़ी हो चुकी हो, चलो सही है। अब इस दौरान खानदान ली के बाकी भी जो लोग थे जैसे ली जिनपान, ली केनपिंग, ये लोग सभी आते और ली टाइग्स वन अपने दोनों बड़े भाइयों से मिलते हैं। काफी वो मतलब इमोशनल माहौल था। लीलू और जियांग किंग थोड़े बगल में खड़े रहे। यूलांग से बात कर, यूलांग मतलब बोलता है मैं मरा नहीं हूँ, मतलब लीलू पूछता है तुम ठीक तो हो। अब लीलू उस दौरान लू किंगेर और बाई मैंग मैंग से भी मिलता है, ठीक तो हो। लू किंगेर बस एकदम एज यूजुअल कोल्ड आवाज में हाँ ठीक हूँ। बाई मैंग मैंग थोड़ी वीक और कहते स्क्वाड लीडर हम पोर्टल को मतलब प्रोटेक्ट कर पाए। और इसकी आवाज सुन के लीलू हमेशा खुश हो जाता था क्योंकि बंदी हमेशा चेयरफुल रहती थी। फिलहाल लीलू क्या करता है ना, सुप्रीम 9th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस यूज करके इसे हील करने लगता है। बाई मैंग मैंग से बोलता है हाथ पकड़ो, वो पकड़ लेती है। लू किंगर थोड़ा हेजिटेट कर, इस दौरान जियांग किंग बोलती है मैं इसकी इंजरीज को हील कर देती हूँ, मेरा भी तो लाइट रेजोनेंस है। अब जियांग किंग लू किंगर को हील कर रही और इस लड़की को ध्यान से देखती है और कहती कि तुम लगता है बहुत पसंद करती हो ना इस बंदे को, मतलब लीलू को। अब लू किंगर अवाक हो जाती है कि यार ये क्या ऐसा क्यों टॉपिक बोल रही है, और थोड़ी देर बाद बोलती है नहीं मैं पसंद नहीं करती, नहीं अगर पसंद करती तो मैं अपने इमोशंस को क्यों सील करती। तो जियांग किंग प्यार से बोलती देखो अगर तुम्हारे इमोशंस खत्म हो चुके थे या जो भी है तो तुम अगर वो हेल्प तुम्हें देना चाहता था हील करने का तो तुम मना नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो वाली हिचक रहती ही नहीं। किंगर कहती आप कहना क्या चाहते। जियांग किंग अब एक्सप्लेन नहीं करती कि खुद समझ जाओगी। और उसके बाद वो उस डायरेक्शन में देखती जिधर ली लिंगजिंग गायब हुई थी। अब 2-3 घंटे बीत जाते, मैंग मैंग हील हो चुकी थी, लू किंगर भी हील हो चुकी थी। लीलू देखता है जियांग किंग और लू किंगर जो के साथ में बैठे होते, इससे कुछ लगता है गड़बड़ है, कुछ पूछने वाला था तभी कि वांग बोल कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, वांग जुआनजिन है, लिन शुआंग है और गोल्डन विंग्ड पेंग एल्डर है। और लीलू भी इस तरफ फिर चलता है क्योंकि देखो लीलू का रेस्पेक्ट बढ़ चुका था। एक तो उसके पिताजी आ चुके थे, एक ही फैमिली में 4-4 9th ग्रेड के ट्रांसडेंट होने वाले थे फ्यूचर में। लिन शुआंग भी अब पहले से मतलब काफी एक जो एरोगेंट हो रहा थी ना वो शांत कर चुकी थी।
और फिर ली टैक्स वन और क्यू वांग की भी बात होती। मतलब ली टैक्स वन जब पैदा भी नहीं होते ना तब से की वांग किंग लेवल पे पहुंच चुके थे। और ये बोलते हैं देखो पीस तो रहेगा 3 सालों तक रहेगा, शायद वो 10 साल में से जितने भी 7 साल या जो भी 8 साल हुए थे, लेकिन उसके बाद चीजें बदलने वाली। तब क्या होगा कि शैडो वर्ल्ड के हेवनली एम्परर्स भी इधर एंटर कर पाएंगे और रिवर्सन भी प्लान कर ही रहा है, तो हमें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़े। मतलब हम सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग भी कुछ नहीं कर सकते, तो जितना जल्दी जल्दी हम हेवनली एम्परर लेवल पे जाएं उतना अच्छा रहेगा। मतलब सीधा सीधा वांग ज़ुआनजिन का कहना था अगर कुछ और हेवनली एम्परर्स बन सके तो मजा आ जाए। जैसे कि ये लोग भी अगर उस लेवल पे पहुंच पाए, जैसे कि वांग ज़ुआनजिन, जेन लिन शुआंग वगैरह। लिन शुआंग पूछती है कि अभी ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का क्या करना है। उनके पास वो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज भी जा चुका है और डिस्कस करते कि शायद वो ब्लैक कॉफिन में मतलब वो सोर्स ऑफ ऑल करप्शन वाला बंदा छिपा होगा। टैक्स वन बोलते हैं उसकी टेंशन नहीं है, विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज चला भी गया तो ठीक है, कुछ और भी है स्पिरिचुअल रेजोनेंसकेप में। लोग सरप्राइज हो जाते हैं, इवन लिलू और जियांग किंग के भी अविश्वास के साथ देखते ली टैक्स वन की तरफ कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब ली टैक्स वन ने एक डार्क गोल्ड कलर का फेदर बाहर निकालते हैं, प्रेशर अलग ही था उसमें। पेंग बर्ड का क्राई भी सुनने को मिलता है। एक बंदा था जो कि सरप्राइज हो जाता है, ये तो एंसेस्ट्रल फेदर है हमारे ट्राइब का। सब इस समय गोल्डन विंग्ड पेंग एल्डर की तरफ देखते हैं। इनके ब्लड लाइन में ना एक चेंज इन द सेंस कि वो प्रेशर फील कर रहे थे। अब ली टैक्स वन बताते हैं देखो मैं वो बैटलफील्ड में था ना भी, तो आलान से मिला, मतलब टांटाइलान ने मुझे ये दिया था। बैटल का कुछ भी हो, मतलब विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज का मिस फेदर को लेकर के स्पिरिचुअल रेजोनेंसकेप के एकदम डीपेस्ट पार्ट में जाए। कुछ सीक्रेट्स है जो हमारा वेट कर। फिर लिलू पूछता कैसे सीक्रेट्स। टैक्स वन बोलते शायद तुम्हारी माता श्री का सीक्रेट है। अब ये सुनकर के लिलू और जियांग किंग दोनों सरप्राइज थे, क्योंकि देखो स्टोरी कुछ ऐसी थी ना कि मतलब टांटाइलान अचानक से प्रकट हुई थी और हेवनली एम्परर्स के खानदान को पटक के, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जितने भी थे ना सबको बुली किया था। लास्ट में ली टैक्स वन से भी उनका बैटल हुआ था और दोनों में से कोई वो बैटल जीत नहीं पाया था। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए हेवनली एम्परर पावर उसको बुली करने को देखते थे। कि वांग कहते हैं ठीक है फिर हम भी साथ में चलते। और इस दौरान गोल्डन विंग पेंग एल्डर भी पूछते कि योर एक्सीलेंसी टैक्स वन, क्या मैं भी आ सकता हूँ, क्योंकि ये जो पंख है मेरे एंसेस्टर से रिलेटेड, मैं जानना चाहूंगा ना क्या कनेक्शन है। टैक्स वन मान जाते हैं। तो देखो वैसे भी विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज जा चुका था, आपके अब में क्या ही सीक्रेट होगा, और जो भी है वो ली टैक्स वन से रिलेटेड है। ली टैक्स वन के हाथों में जो पंख था ना वो इस दौरान चमकने लगता और जाता, रास्ता बन जाता है जो कि स्पेस को कनेक्ट कर रहा था। बेसिकली ना वो एक बैरियर था जैसे कि आप तोड़ के नहीं जा सकते स्पिरिचुअल रेजोनेंसकेप के अंदर, चाहे आप हेवनली एम्परर लेवल के भी पावर हो तो। लेकिन इसने मतलब इस पंख ने एक रास्ता बना दिया था। आवाज आती मेरे दोस्त जो आप लोग काफी दूर हो अंदर एंटर कर जाओ। जो भी था ये स्पिरिचुअल रेजोनेंसकेप एकदम डीपेस्ट पार्ट में। टैक्स वन हेजिटेट नहीं करते क्योंकि उनको कुछ कुछ चीजें पता थी और टांटाइलान पर वो विश्वास भी करते थे, क्यों ना करें क्योंकि पत्नी है। तो वो लोग तुरंत एंटर कर जाते और इन्हें ये लोग भी फॉलो कर लेते। तो जब ये एंटर करते ना तो एक एंटीक कोर्ट यार्ड की तरफ पहुंचते जहाँ पर दो लोग इन्हें दिखाई देते, एक मैन और एक वुमन। मिडिल एज्ड मैन थी, मिडिल एज्ड वुमन थी और दिखने में काफी सुंदर थे, ग्रेसफुल थे। और जो प्रेशर निकल रहा था ना इनकी बॉडी से वो फील करके ये लोग तंग थे, खास करके कि ये डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर्स थे। और तभी वो लेडी जो थी ना रेड कपड़ों में बोलती है लिटिल लान कहाँ पर है। लिटिल लान वो किससे बुलाएंगे, टांटाइलान को। ली टैक्स वन तुरंत ही आगे जाके रेस्पेक्ट दिखाते हैं और बोलते मैं उनका हस्बैंड हूँ, ये मेरा बेटा और ये मेरी बहू है। अभी टांटाइलान कैसा बैटलफील्ड में बिजी है तो वो आ नहीं पाई। अब ये सुन करके लेडी भी थोड़ी अवाक रह जाती है कि चलो अच्छा है लिटिल लान ने शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, टाइम हो भी जाना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि ये टाइम यहाँ यहीं पर ये लोग रहते तो कैलकुलेट करते कि हाँ। और फिर ये देखती है ली टैक्स वन की तरफ और कहती है तुम मेरी मतलब बेटी के लिए अच्छे फिट हो। और फिर ये देखते कि तुम लोग को मैं देख सकती हूँ, मतलब तुम्हारे अंदर, तुम सभी के अंदर बहुत क्वेश्चंस। वैसे मेरा नाम सू यिंग है, ये मेरे हस्बैंड है यान चांसेंग। तुम लोग शायद गेस कर भी पाओगे हम कौन है। लीलू था पहला बंदा जो बोलता सीनियर्स कहीं आप वाइड रेजोनेंस सेक्ट के जो 6 सन्स हैं उनमें से तो नहीं हो। सू यिंग काफी खुश हो जाती है, हंसती है कि हाँ मेरे बेटी के बच्चे हो तुम। ऑब्वियसली स्मार्ट तो हो गए, क्योंकि देखो लीलू मिल चुका था वांग टाइक्सी, पिल्सेंट और एक वो जो ओरिजिन रिवर्सन का मास्टर है मेन वाला ये एम्परर, वो 3 तो हो गए थे। अब 2 से इन्होंने यहाँ पर मिल लिए। गोल्डन विंग जो पेंग एल्डर थे वो नील हो जाते हैं और बोलते हैं एंसेस्टर मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि एंशिएंट ट्राइब से आते थे ये जो यान चांसेंग थे वो गोल्डन विंग पेंग ट्राइब से। और फिर ये गोल्डन रोड एलिमेंट पूछते क्या हमारे खानदान में अभी भी कोई डिवाइन फ्रूट एम्परर लेवल पे है। तो ये एल्डर जो थे वो बताते हैं कि हाँ 2 एम्परर्स हैं बट कोई भी उस लेवल पे नहीं है, यानी कि आपके लेवल पे डिवाइन फ्रूट लेवल पे। अब लीलू के अंदर एक प्रश्न था वो कि मतलब मेरे माता जी के साथ इनका क्या रिलेशन है इन दोनों लोगों का। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल का मिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।